मैं सांप बनकर दोबारा जन्मा, लेकिन अगली ही पल खुद को एक मेडिसिनल लिकर के बड़े मटके में डूबा हुआ पाया। मेरे आसपास कई और क्रीचर्स भी शराब में प्रिजर्व करके रखे गए थे। लगता था जिसने हमें यहाँ डाला था वह हमें 5 पॉइजन वाइन बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। मैं लगातार सोच रहा था कि यहाँ से एस्केप कैसे करूं। तभी अचानक मेरे पेट में भयंकर हंगर उठी, इतनी जबरदस्त कि उसे रोकना लगभग इम्पॉसिबल था। मैंने मुड़कर उन क्रीचर्स को देखा जो बहुत पहले मर चुके थे। नौजिया महसूस होने के बावजूद मैंने उन्हें एक एक करके पूरा निगल लिया, लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। मैंने डिवॉयरिंग इवोल्यूशन सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। अब मुझे सिर्फ खाना था और एनर्जी पॉइंट्स मिल जाते थे। इन एनर्जी पॉइंट्स से मैं अपने 5 बेसिक एट्रीब्यूट्स बढ़ा सकता था, और जब सारे एट्रीब्यूट्स मैक्स हो जाते तो मैं सीधे अगले एवोल्यूशन स्टेज में पहुंच जाता। सिस्टम ने मेरे वेनम की टॉक्सिसिटी 5 गुना बढ़ा दी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये विशाल मिट्टी का जार इतना ऊंचा था कि मैं बाहर नहीं निकल सकता था। मैं टेंशन में डूबा ही था कि तभी दरवाजा खुला। एक आदमी अंदर आया। मैं तुरंत चुपचाप लेट गया और डेड होने का एक्टिंग करने लगा। वह आदमी जार को देखकर कंफ्यूज हो गया। अरे सिर्फ एक ही सांप बचा, लेकिन उसे जल्दी डिलीवरी करनी थी, इसीलिए उसने बिना ज्यादा सोचे 4 और स्नैक्स अंदर फेंक दिए। जैसे ही उसने लिड खोला, मैंने तुरंत उसके चेहरे पर वेनम स्पिट कर दिया। उसकी चीख गूंज उठी और मैं पूरी स्पीड से दरवाजे की ओर भागा। मैंने तुरंत एक एनर्जी पॉइंट खर्च करके सिस्टम रडार एक्टिवेट किया। बाहर एक रेसिडेंशियल एरिया था और लगभग 1 किलोमीटर दूर एक विशाल माउंटेन दिखाई दे रहा था। अगर मैं वहां पहुंच जाता तो पूरी तरह फ्री हो जाता, लेकिन बीच में कई हाईवेज थी। मैंने फैसला किया कि नाइट होने तक वेट करना बेहतर होगा। मैं पहले पास के एक बुशेस वाले एरिया में जाकर हाइड हो गया। करीब 10 मिनट बाद कई फायर फाइटर्स और सर्च डॉग्स वहां पहुंच गए। सब जानते हैं कि डॉग्स की स्मेलिंग एबिलिटी बेहद डेंजरस होती है। मैं तेजी से सरकता हुआ एक होल में घुस गया। अंदर मुझे एक बेचारा गोट मिला। मैं चाहता तो उसे किल कर सकता था, लेकिन उससे भी अच्छा था उसे स्केपगोट बनाना। मैंने उसके शरीर में थोड़ा वेनम इंजेक्ट किया ताकि वह नम हो जाए, फिर धीरे धीरे उसे होल के एंट्रेंस तक धकेल दिया। कुछ ही देर बाद बाहर भयानक बार्किंग की आवाजें आने लगी। फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। मैं समझ गया फिलहाल डेंजर टल चुका था। आधी रात के बाद मैं धीरे धीरे बाहर निकला। दूर माउंटेन को देखते ही पेट फिर हंगर से मरोड़ने लगा। तभी मुझे मिट्टी में एक रैट भागता दिखा। इतना परफेक्ट प्रे मैं कैसे छोड़ देता, लेकिन स्नेक्स की तरह पूरा जीव निगलना मुझे बहुत अनकंफर्टेबल करता था। मैं मन ही मन सोचने लगा काश मेरे टीथ होते। तभी सिस्टम ने मेरी इच्छा डिटेक्ट कर ली। ऑर्गन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम एक्टिवेटेड। 10 एनर्जी पॉइंट्स खर्च करके एक एवोल्यूशन पॉइंट पाया जा सकता था, और पर्याप्त एवोल्यूशन पॉइंट्स जमा होने पर मैं मनचाहा ऑर्गन इवॉल्व कर सकता था। मैं सिस्टम के ट्रांसफॉर्मेशन ब्लूप्रिंट्स देखने लगा। शायद एक दिन मैं सचमुच ड्रैगन बन सकता था। हालांकि अभी उन टेरिफाइंग इवोल्यूशन पाथ्स के बारे में सोचना भी जल्दबाजी थी। लगातार 8 घंटे तक हंटिंग करने के बाद मैंने 400 एनर्जी पॉइंट्स जमा किए। उनमें से 40 एवोल्यूशन पॉइंट्स में कन्वर्ट करके मैंने सारे एट्रीब्यूट्स भर दिए। फिर शुरू हुई मेरी पहली बड़ी एवोल्यूशन। पूरे शरीर में टेयरिंग पेन फैल गया। कुछ मिनट बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरा बॉडी पहले से ज्यादा बड़ा और मोटा हो चुका था। एवोल्यूशन सक्सेसफुल। मैं अब लेवल 2 वाइल्ड बीस्ट बन चुका था। लेवल 10 पर पहुंचने के बाद मैं एक यूनिक बीस्ट बनता। उसके ऊपर 3 बड़े रैंक्स थे: बीस्ट सोल्जर, बीस्ट जनरल और बीस्ट किंग। हायरार्की समझने के बाद मैं रोड क्रॉस करने निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही मैं सड़क के बीच पहुंचा, एक ब्लॉन्ड लड़का और एक लड़की सुपर बाइक पर मेरी तरफ आते दिखाई दिए। स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ऊपर थी। लड़की एक्साइटमेंट में चिल्ला रही थी और मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। जब बाइक का टायर मुझे क्रश करने ही वाला था, मैंने पूरी ताकत से जंप लगाई और दूसरी तरफ जा गिरा। ये डेंजरस मोमेंट कैमरा में रिकॉर्ड हो गया। दोनों तुरंत रुक गए। वीडियो देखकर वे शॉक्ड रह गए। इतना बड़ा पाइथन। उन्होंने तुरंत न्यूज हॉटलाइन पर कॉल कर दिया। अगले दिन यह न्यूज टीवी पर फैल चुकी थी। 2 साल से लिकर में सोख किए गए एक स्नेक ने ब्रूअर को काट लिया था, और उसका वेनम सामान्य से 5 गुना ज्यादा डेडली था। इंटरनेट पर लोग म्यूटेशन थ्योरीज डिस्कस करने लगे। हाल ही में कई बिजार इंसिडेंट्स हुए थे। नाचती चिकन्स, ह्यूमन फेस वाले एनिमल्स, यहाँ तक कि 9 टेल्ड फॉक्स भी। जब इंटरनेट पर डिबेट्स चल रही थी, मैं तब तक माउंटेन्स की डेप्थ में पहुंच चुका था। कई दिनों की जर्नी के बाद मैं बेहद एग्जॉस्टेड हो चुका था। मैंने फिर से रेडार खोला। पास की एक केव में मुझे स्नेक्स का विशाल नेस्ट दिखाई दिया। सभी हाइबरनेशन में थे। मैं धीरे धीरे अंदर घुसा और एक एक करके उन्हें डिवावर करना शुरू कर दिया। 100 से ज्यादा स्नेक्स खाने के बाद मुझे 90 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। मैंने तुरंत 2 लेवल्स बढ़ा ली। फिर एवोल्यूशन के लिए सेफ प्लेस ढूंढी। तभी मैंने देखा मेरी लाइफ स्पैन सिर्फ 5 साल बची थी, लेकिन अगर 5 साल के अंदर मैं बीस्ट सोल्जर बन गया तो मुझे 10 साल एक्स्ट्रा लाइफ स्पैन मिल सकती थी। अगले दिन मैं रिवर बैंक पर सनबाथ ले रहा था कि अचानक आसमान में एक ईगल की तेज चीख गूंजी। मैं तुरंत समझ गया मुझे टारगेट कर लिया गया है। तभी मेरे दिमाग में एक प्लान आया। भले ही मैं उड़ नहीं सकता था, लेकिन मेरे पास 3D रडार था। मैंने ईगल की हर मूवमेंट ट्रैक करनी शुरू कर दी। मैं जानबूझकर बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा था। ईगल तेजी से नीचे डाइव करने लगा। जैसे ही वह 5 मीटर दूर पहुंचा, मैंने उसके चेहरे पर वेनम स्पिट कर दिया। उसकी दोनों आंखें इंस्टेंटली ब्लाइंड हो गई। फिर मैंने उसके गले को पूरी ताकत से बाइट कर लिया। मरते वक्त तक उसे समझ नहीं आया कि वह कैसे काउंटर अटैक का शिकार हो गया, लेकिन ईगल को खाने के बाद अचानक मुझे अनईजी फीलिंग होने लगी। मैंने फिर रेडर एक्टिवेट किया। इस बार कई ब्लू डॉट्स दिखाई दी। सिस्टम के अनुसार रेड मतलब एक्सट्रीम डेंजर, ब्लू मतलब मॉडरेट डेंजर, येलो मतलब इक्वल स्ट्रेंथ, और व्हाइट मतलब नो डेंजर। मैं नहीं जानता था कि ये ब्लू डॉट्स कौन थे, लेकिन वे तेजी से रिवर की ओर बढ़ रहे थे। मैं बुशेस में हाइड हो गया। तभी उनकी शक्ल साफ दिखाई दी। वे 5 प्रोफेशनल स्नेक हंटर्स थे, पूरी तरह आर्म्ड। उनकी बातचीत सुनकर मुझे सब समझ आ गया। रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक खास स्नेक को पकड़ने के लिए 5 लाख का रिवॉर्ड रखा था, और वह स्नेक मैं था। मैं समझ गया कि अगर सरवाइव करना है तो इन्हें एक एक करके खत्म करना होगा, क्योंकि अपने पिछले जीवन में मैं खुद भी स्नेक हंटर था। उनकी टैक्टिक्स मुझे अच्छी तरह पता थी। मैंने मौका देखकर पीछे रह गए एक आदमी पर हमला किया और उसके हाथ पर बाइट कर लिया। फिर तुरंत जंगल में डिसअपियर हो गया। बाकी लोग मुड़े और मेरी दिशा में शॉटगन से 2 फायर किए, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से पैलेट्स मेरी स्केल्स भी नहीं तोड़ पाए। उन्होंने एक आदमी को घायल साथी के पास छोड़ा और बाकी 3 पीछा करने लगे। 2 हंटिंग डॉग्स सबसे आगे दौड़ रहे थे। मैंने उन्हें जंगल में गोल गोल घुमाया। जब हंटर्स वहां पहुंचे
मॉन्स्टर की खाल उतार देंगे। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, मैंने फिर पीछे वाले आदमी को टारगेट किया। एक और सरप्राइज अटैक, फिर तुरंत पेड़ के पीछे हाइड। एक आदमी गुस्से में मेरी तरफ दौड़ने लगा, लेकिन उसके साथी ने रोक लिया। पागल हो गए हो, वो बीस्ट इंटेलिजेंट है, वो हमें एक एक करके खत्म कर रहा है। वे आखिरकार काम हुए और घायल साथी का ट्रीटमेंट करने लगे। तभी दूर से दो गन शॉट्स सुनाई दिए, फिर एक दर्दनाक स्क्रीम। बाकी दोनों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। अब उनके दिमाग में सिर्फ रिट्रीट का थॉट था। 5 में से सिर्फ 2 लोग बचे थे। अगर वे अभी नहीं भागते तो यहीं मर जाते। उनके मन में तुरंत पीछे हटने का ख्याल आया। 5 में से अब सिर्फ 2 ही बचे थे। अगर वे अभी नहीं भागते तो शायद यहीं मर जाते। जिन 2 आदमियों को मैंने काटा था, उन्हें घूरते हुए मेरी नजर अचानक जमीन पर बिखरी दवाइयों के पास पड़े एक छोटे से लाल डिब्बे पर पड़ी। जैसे ही मैंने उस फल को देखा, मेरे अंदर गहराई से एक जबरदस्त लालसा उठी। मैंने तुरंत सिस्टम को उसे स्कैन करने के लिए एक्टिवेट किया। स्पिरिचुअल स्नो फ्रूट, एक रहस्यमयी फल जिसमें भारी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी भरी हुई थी। इसे निगलने पर मुझे 10,000 एनर्जी पॉइंट्स मिल सकते थे। मैं खुशी से भर उठा। मैंने तुरंत उस फल को अपने मुंह में दबा लिया, लेकिन यह जगह साफ तौर पर सेफ नहीं थी। मुझे जल्दी से कोई छिपने की जगह ढूंढनी थी। उसी समय वह आदमी जिसे मैंने अभी काटा था, लड़खड़ाते हुए उठा और उसने अपनी बंदूक मेरी तरफ तान दी। खुशकिस्मती से वह लगभग बेहोश होने वाला था। उसकी चलाई हुई 3 स्टील बुलेट्स बस मेरी चमड़ी को छूकर निकल गईं। शरीर में चुभती हुई दर्द महसूस करते ही मैं तेजी से दूर भाग गया। उसी वक्त बाकी 2 आदमी भी वापस आ गए। उनसे बचने के लिए मैं सीधे झील के पानी में कूद पड़ा। दांत भींचकर मैं कई 100 मीटर तक तैरता रहा। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक तैरता रहा, लेकिन अचानक मुझे सामने एक बैम्बू राफ्ट दिखाई दिया। यह सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, मैं उसके ऊपर चढ़ गया और तुरंत बेहोश हो गया। मेरे मुंह में रखा स्पिरिचुअल स्नो फ्रूट भी उसी दौरान निगल लिया गया। हालांकि मेरा शरीर हिल नहीं पा रहा था, लेकिन मेरी चेतना अभी भी थोड़ी बची हुई थी। पता नहीं कितना समय बीता। अचानक मेरे सामने एक फिशिंग बोट आकर रुकी। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मुझे लगा इस बार मैं सच में खत्म हो गया, लेकिन मेरी उम्मीद के बिल्कुल उलट नाव पर मौजूद छोटी लड़की ने जिद पकड़ ली कि वह मुझे बचाएगी। उस लड़की का फिजिक बेहद अजीब था। बचपन से ही छोटे जानवर उसकी तरफ खींचे चले आते थे। उसके पिता और दादा ने स्थिति देखकर आखिरकार मुझे घर ले जाकर इलाज करने का फैसला किया। मैं खुद को आह भरने से रोक नहीं पाया। मुझे सच में अच्छे लोग मिल गए थे। 7 दिन बीत गए। मेरे घाव लगभग पूरी तरह ठीक हो चुके थे। शुरुआत में यूनू को छोड़कर परिवार के बाकी सभी लोग मुझसे डरते थे, लेकिन क्योंकि मैंने कभी भी अग्रेशन नहीं दिखाई, वे धीरे धीरे मेरे आदी हो गए। खासतौर पर यूनू का छोटा भाई, जो हमेशा उस स्टोर रूम में खेलने आ जाता था जहां मैं रहता था। शुरुआत में उसके दादा को लगता था कि मैं खतरनाक हूँ, लेकिन बाद में वह बार बार कहने लगे कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। उस बूढ़े आदमी को गर्व से भरा देखकर मैं मन ही मन सोचता था, अगर मैं कोई दूसरा सांप होता तो उसका पोता अब तक मेरा स्नैक बन चुका होता। धीरे धीरे मेरी यूनरो के साथ एक गहरी कनेक्शन बन गई। सिस्टम ने तो मुझे एक नई स्किल भी दे दी, टेलीपैथी। अगर टेलीपैथी वैल्यू 80 तक पहुंच जाती तो ब्रेन वेव्स के जरिए बातचीत की जा सकती थी, और अगर ये एबिलिटी और आगे इवॉल्व होती तो शायद सिर्फ दिमाग से चीजों को कंट्रोल करना, यहाँ तक कि दूसरों को सप्रेस करना भी संभव हो जाता। मैं सोच में पड़ गया, क्या इंसान भी म्यूटेट हो सकते हैं? उत्साह से भरी यून को देखते हुए मैंने तुरंत सिस्टम से उसका शरीर स्कैन किया। यून सिर्फ लेवल 9 वाइल्ड बीस्ट ही नहीं थी, बल्कि उसकी टेलीपैथी वैल्यू सीधे 99 तक पहुंच चुकी थी। उसके पास 2 डिवाइन स्किल्स भी थी। हालांकि मैं अब एक बीस्ट बन चुका था, लेकिन मेरी आत्मा की गहराई में मैं अभी भी इंसान ही था। भविष्य में शायद यून ही इंसानों और मेरे बीच ब्रिज बन सकती थी। उस कनेक्शन की वजह से मैंने तुरंत उसका धन्यवाद किया। मैंने उसे अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कहा, और साथ ही यह भी बताया कि कमरे में बंद रहकर मैं बोर हो गया हूँ। मैं कोर्टयार्ड में जाकर धूप सेकना चाहता था। जैसे ही यूनरो बाहर गई, मैंने तुरंत 1000 से ज्यादा प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स जोड़ दिए। आधे घंटे तक स्ट्रगल करने के बाद भी मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। सिस्टम ने साफ बता दिया कि इवॉल्व होने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी अभी भी पर्याप्त नहीं थी। मेरे पास धूप सेंकते रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उसी समय यून के पिता और दादा वापस लौटे। मुझे पहले से और बड़ा देखकर उनकी आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। आखिरकार मैं एक सांप था। मुझे समझ आ गया कि ठीक होते ही मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी मैंने उसके दादा को फसलों को बर्बाद करते जंगली सुअरों की शिकायत करते सुना। मैंने तुरंत यून से अपना मैसेज पहुंचाने को कहा। यूनरू के पिता को लगा कि उसकी बेटी बकवास कर रही है। वह कह रहे थे कि कोई सांप इंसानी भाषा नहीं समझ सकता। यह देखकर मैंने सीधे उसकी तरफ सिर हिला दिया। दादा पूरी तरह स्टन रह गए। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया। तो फिर यह काम मैं आपको सौंपता हूँ, वेनरेबल इमॉर्टल सर्पेंट। मैंने यूनरो को अलविदा कहा और उस जंगली सुअर को ढूंढने निकल पड़ा। क्योंकि मेरा शरीर ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा था, मैंने फैसला किया कि फिलहाल अपने पॉइंट से लेवल अपग्रेड करूंगा। मैंने अपनी वेनम स्पिट स्किल को लेवल 4 तक बढ़ा दिया। अब उसकी रेंज 12 मीटर तक पहुंच चुकी थी और उसका पॉइजन इफेक्ट 15 गुना ज्यादा डेडली हो गया था। मेरे पास अब भी 100 से ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स बचे हुए थे। यह एबिलिटी साफ तौर पर सर्वाइवल के लिए बनी थी। इसे किसी जंगली सुअर पर इस्तेमाल करना थोड़ा वेस्ट लग रहा था। मैं वेजिटेबल फील्ड के पास झाड़ियों में छिप कर बैठ गया। इंतजार करते करते आधी रात हो गई। अचानक मैप पर 10 ब्लू डॉट्स दिखाई दिए। मैंने तुरंत दूर की तरफ देखा। उस ग्रुप में मेरे 2 पुराने दुश्मन भी मौजूद थे। इस बार वे सिर्फ शॉटगन्स ही नहीं लाए थे, बल्कि 5 बेहद फेरोशियस हंटिंग डॉग्स भी साथ लाए थे। मेरी आंखों में किलिंग इंटेंट चमक उठी। इस बार मुझे इन सबको एक साथ खत्म करना था। मैंने बिना हिचकिचाए अपनी मेंटल प्रेशर स्किल एक्टिवेट कर दी। अगले ही पल 5 डॉग्स वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। मेरे विशाल शरीर को देखकर स्नेक हंटर्स डर से कांपने लगे। उनकी चीखें जंगल में गूंज उठी। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि यह स्किल इतनी पावरफुल होगी। उन्हें पूरी तरह सप्रेस करने के बाद मैंने हर एक के शरीर में वेनम इंजेक्ट किया, फिर एक एक करके उनकी हड्डियां तोड़ डाली। मैं तब तक नहीं रुका जब तक क्रैकिंग साउंड सुनाई देना बंद नहीं हो गई। उसके बाद मैंने उनकी बैलेंसिंग चेक की कि कहीं कोई कैमरा या वॉइस रिकॉर्डर तो नहीं है। काफी देर सर्च करने के बाद भी मुझे सिर्फ बिस्किट्स और मेडिसिन मिले। इन चीजों का मेरे लिए कोई यूज नहीं था। मैंने सोचा था इन्हें यूनरो के लिए ले जाऊं, लेकिन अफसोस मेरे पास ना हाथ थे ना पैर। मैं कुछ कैरी नहीं कर सकता था। जहां तक उन 5 हंटिंग डॉग्स की बात थी, उन्हें वेस्ट करना बेकार था। मैंने उन सबको निगल लिया, लेकिन
ह्यूमन फ्लेश खाने की बात, अब भी मैं खुद को उसके लिए मजबूर नहीं कर पा रहा था। मैं वापस विल्डरनेस में लौट गया और अपना एम्बुश जारी रखा। आधी रात के करीब अचानक रेडर पर एक ब्लू डॉट दिखाई दिया। मैंने तुरंत 3D इमेज झूम की। वह एक विशाल बार किंग था। उसका आकार लगभग मेरे बराबर था। उसकी थिक स्किन और मजबूत बॉडी देखकर साफ पता चल रहा था कि वह बीस्ट्स में टॉप टियर स्पेसिमेन था। मेरा उससे फ्रंटल बैटल करने का कोई इरादा नहीं था। मैं चुपचाप एक पेड़ पर चढ़ गया और उसके पास आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वह रेंज में आया, मैंने सीधे उसकी आंख पर वेनम स्पिट कर दिया। करोसिव पेन से बॉर किंग पागलों की तरह गरजने लगा। आखिर 15 गुना टॉक्सिसिटी कोई मजाक नहीं थी। सिर्फ 10 मिनट के अंदर वह जमीन पर गिरकर मर गया। मैं तुरंत युनरो के घर वापस लौटा और उसे बॉर किंग की लोकेशन बता दी। युनरो के पिता ने जल्दी से कुछ लोगों को बुलाया और माउंटेन पर जाकर उसका कॉर्प्स वापस ले आए, क्योंकि मेरा स्टमक अभी भरा हुआ था। मैंने सिर्फ आधा मीट लिया और बाकी उन्हें छोड़ दिया। अब मैं युनरो के साथ बैठकर वीडियोस देख रहा था, तभी न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज आई। हाल ही में साउथ चाइना सी की गहराइयों में एक जायंट स्केलेटन मिला है। स्केलेटन लगभग 10 मीटर ऊंचा था। उसका सिर नहीं था, लेकिन उसके 4 हाथ थे। उसकी चेस्ट में किसी अननोन मटेरियल से बनी जायंट सोर्ड ढंसी हुई थी। रिपोर्ट देखते हुए मुझे काफी राहत महसूस हुई। दुनिया में लगातार उभर रहे मॉन्स्टर्स और मिस्टीरियस फिनोमेना मेरे लिए परफेक्ट कवर बन रहे थे। और 15 दिन बीत गए। मैंने फैसला किया था कि अब डीप माउंटेन्स में जाकर एवोल्यूशन का मौका ढूंढूंगा, लेकिन योनरो की फैमिली ने मुझे रोकने की पूरी कोशिश की, खासकर उसका पिता आगू, जो सबसे ज्यादा सिंसियर था। हर दिन वह मेरे लिए चिकन, डक, फिश और मीट लेकर आता। इन 2 हफ्तों में मॉन्स्टर इंसिडेंट्स और भी बढ़ गए थे। यहाँ तक कि इस छोटे से विलेज में भी कई पोल्ट्री एनिमल्स पागल होकर इंसानों पर हमला करने लगे थे। धीरे धीरे पूरी दुनिया कैओस में डूबने लगी। मैं साफ महसूस कर सकता था कि हवा में मौजूद मिस्टीरियस एनर्जी लगातार घनी होती जा रही थी। ये बेचैनी मुझे बहुत इरिटेटेड कर रही थी। लेकिन बॉर किंग का मीट खाने के बाद आगू और उसके बेटे के शरीर भी बदलने लगे थे। उन दोनों को महसूस हो रहा था कि कोई मिस्टीरियस फोर्स उनकी बॉडीज को स्ट्रेंथन कर रही है। उसी समय धरती अचानक जोर जोर से कांपने लगी। मेरा इंस्टिंक्ट तुरंत चीखा, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मैंने तुरंत युनरो की फैमिली को घर से बाहर निकलने का आदेश दिया। जैसे ही हम ओपन एरिया में पहुंचे, पूरा घर कोलैप्स होकर मलबे में बदल गया। मैंने तुरंत युनरो और बाकी लोगों को चेतावनी दी, जल्दी किसी ऊंची जगह पर जाओ। अर्थक्वेक के बाद काउंटलेस वाइल्ड बीस्ट्स जंगलों से भागते हुए बाहर आने लगे। वे सीधे ह्यूमन टेरिटरीज में घुस गए। हर तरफ फाइटिंग, बाइटिंग और किलिंग शुरू हो गई। उसी समय सिस्टम की नोटिफिकेशन चमकी, सराउंडिंग स्पिरिचुअल एनर्जी अवेकनिंग। सिस्टम के अनुसार मैं जल्द ही इवॉल्व कर सकता था। इस बार मैंने सचमुच युनरो की पूरी फैमिली की जान बचाई थी। उसके ग्रैंडफादर और छोटे बच्चों ने तुरंत मेरे सामने घुटने टेक दिए। ग्रैंडफादर तो युनरो को मेरा डिसाइपल तक बनाना चाहता था। मैंने उन्हें गहरी नजर से देखा। मैं अच्छी तरह समझ रहा था कि वह क्या सोच रहा है, अब जब दुनिया कैटास्ट्रोफ इरा में प्रवेश कर चुकी थी। अगर उनकी फैमिली के पास मेरे जैसा सपोर्ट होता, तो कम से कम वे सेफली सरवाइव कर सकते थे। वैसे भी मेरे सिस्टम के साथ मेरा स्ट्रॉन्गर होना तय था। अगर मुझे भविष्य में अपनी फैक्शन बनानी थी, तो मुझे भरोसेमंद लोगों की जरूरत पड़ती। ये सोचकर मैंने उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। अब जब मैं मास्टर बन चुका था, तो मुझे वेलकम गिफ्ट भी देना चाहिए था। हालांकि मेरे पास देने लायक कुछ खास नहीं था, लेकिन इस डिजास्टर में सर्वाइवल सप्लाईज बेहद जरूरी थी। फैमिली को सेटल करने के बाद मैं हंटिंग पर निकल पड़ा। माउंटेन के अंदर चलते हुए अचानक मुझे एक बेहद आकर्षक फ्रेग्रेंस महसूस हुई। यह सेंसेशन स्पिरिट स्नो फ्रूट से भी ज्यादा इंटेंस थी। मैं अकेला नहीं था जो इस स्मेल से अट्रैक्ट हुआ था, लेकिन बाकी बीस्ट्स की हालत अजीब थी। वे जैसे अपनी सैनिटी खो चुके थे और बिना सोचे आगे बढ़ते जा रहे थे। जैसे जैसे मैं फ्रेग्रेंस के करीब पहुंचा, मेरे अंदर भी कोई शक्ति डिस्टर्ब होने लगी। तभी सिस्टम ने वार्निंग दी, टारगेट अफेक्टेड बाय इल्यूजन स्पिरिट फ्रूट फ्रेग्रेंस, रिस्क ऑफ फॉलिंग इनटू इल्यूजन। एक 100 एनर्जी पॉइंट्स खर्च करके 10 घंटे तक इल्यूजन डिस्पेल करना चाहते हैं? मैंने बिना हिचकिचाए कंफर्म कर दिया। अपनी कॉन्शियसनेस बनाए रखते हुए मैंने रास्ते में इल्यूजन में फंसी कई बीस्ट्स निगल ली। जब मेरा सेटाइटी एक 100% तक पहुंच गया, तब जाकर मैंने खाना बंद किया। तभी मैं एक अननोन वैली में पहुंचा। वैली के सेंटर में एक स्ट्रेंज ट्री खड़ा था। उस पर एक ग्लोइंग फ्रूट लटक रहा था। उस फ्रूट से निकलने वाली मिस्टीरियस फ्रेग्रेंस सभी बीस्ट्स को अट्रैक्ट कर रही थी। कमजोर बीस्ट्स उसके गार्ड्स बन चुके थे और जो स्ट्रॉन्गर बीस्ट्स उसके करीब आते, उन्हें बाकी गार्डियंस मारकर ट्री के लिए न्यूट्रिएंट्स बना देते। मैंने तुरंत उस ट्री को स्कैन किया। इल्यूजन स्पिरिट ट्री हर 100 साल में सिर्फ 1 इंच बढ़ता है, 1000 साल में एक ब्रांच निकलती है और 3000 साल में जाकर एक फ्रूट पैदा होता है। फ्रूट मैच्योर होने के लिए इमेंस स्पिरिचुअल एनर्जी और काउंटलेस न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। जब फ्रूट पूरी तरह मैच्योर हो जाता है, तो उसकी फ्रेग्रेंस गायब हो जाती है। उस समय इल्यूजन में फंसे एनिमल्स अपनी कॉन्शियसनेस वापस पा लेते हैं और उनकी इंटेलिजेंस भी बढ़ जाती है। अगर 3 दिनों के अंदर फ्रूट कंज्यूम न किया जाए, तो वह विदर होकर खत्म हो जाता है और ट्री फिर डोरमेंट स्टेट में लौट जाता है। फ्रूट खाने के बाद मेंटल पावर काफी बढ़ जाती है और यूजर अपनी मेंटल प्रेशर से दूसरों को इल्यूजन में फंसा सकता है। पहला फ्रूट सबसे इफेक्टिव होता है। पूरी जिंदगी में सिर्फ 3 फ्रूट्स कंज्यूम किए जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पढ़कर मैं सीक्रेटली शॉक्ड रह गया। हालांकि मेरी करंट स्ट्रेंथ यहाँ किसी से डरने लायक नहीं थी, लेकिन ब्रेक थ्रू के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी जगह चाहिए थी। जब मैंने अपना स्टेटस पैनल खोला, तो मैं स्टन्ड रह गया। मेरे लेवल के पास लिखा था ब्रेक थ्रू अवेलेबल, लेकिन नीचे वार्निंग भी थी, ब्रेक थ्रू में 1 घंटा लगेगा। उस दौरान 5000 मीटर रेडियस की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब होगी और उस समय मैं बिल्कुल डिफेंसलेस रहूंगा। अगर बीच में प्रोसेस इंटरप्ट हुई, तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। ये सोचकर मैंने ब्रेक थ्रू पोस्टपोन करने का फैसला किया। अगर ब्रेक थ्रू के दौरान इल्यूजन स्पिरिट फ्रूट मैच्योर हो जाता, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता। उसी समय मुझसे 3 किलोमीटर दूर एक आदमी वैली की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वह इल्यूजन में फंसा, उसके शरीर पर लटका पेंडेंट ग्रीन लाइट से चमक उठा। अगले ही पल उसकी कॉन्शियसनेस वापस आ गई। वह एक्साइटमेंट में बुदबुदाया, मास्टर ने सच कहा था, यहाँ सचमुच ट्रेजर है। उसने अपने पेंडेंट में आई नई क्रैक को देखा। हालांकि उसे दर्द हो रहा था, लेकिन वह फिर भी वैली के अंदर बढ़ता गया। समय धीरे धीरे बीतता गया। इल्यूजन स्पिरिट फ्रूट और भी ज्यादा स्कारलेट होता जा रहा था। मैं समझ गया,
फ्रूट अब मेच्योर होने वाला है। मैं तुरंत उसकी तरफ स्प्रिंट करने लगा। फ्रूट के आसपास की ज्यादातर बीस्ट्स पहले ही मर चुकी थी। बाकी एग्जॉस्टेड बीस्ट्स मेरे लिए कोई खतरा नहीं थी। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, तो सच में यहाँ ट्रेजर मौजूद है। मैं तुरंत रुक गया। पीछे मुड़कर मैंने उस आदमी को देखा। मेरे विशाल बॉडी को देखकर उसकी सांस अटक गई। मैंने उसी मौके का फायदा उठाया और उसके चेहरे पर वेनम स्पिट कर दिया। उसकी रिएक्शन स्पीड तेज थी, लेकिन वेनम फिर भी उसके हाथ पर गिर गया। मैं लाइटनिंग स्पीड से उसके पास पहुंचा और सीधे उसके शरीर को जकड़ लिया। वेनम के असर से उसके पंचेस मेरे स्केल्स पर कोई असर नहीं डाल पा रहे थे। उसी पल इल्यूजन स्पिरिट फ्रूट की फ्रेग्रेंस गायब हो गई। बाकी सर्वाइविंग बीस्ट्स भी धीरे धीरे होश में आने लगी। मैंने उस आदमी को तुरंत किल किया और सीधे फ्रूट की तरफ बढ़ा। सबसे पहले एक जायंट बोर और एक ह्यूज ब्लैक बेयर होश में आए और वे दोनों फ्रूट के सबसे करीब भी थे। मेरे स्प्रिंट की आवाज सुनकर उनका ध्यान मेरी तरफ गया। पलक झपकते ही मैं फ्रूट तक पहुंच गया। हालांकि उनकी उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन वे फिर भी मेरी तरफ झपट पड़े। मैंने बिना एक पल गंवाए तीनों फ्रूट्स निगल लिए। स्किल अक्वायर्ड, स्पिरिचुअल इल्यूजन। अगर टारगेट की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मुझसे कम हो तो उस इल्यूजन में फंसाने का 10% चांस होगा। इल्यूजन के अंदर टारगेट को ब्यूटीफुल ड्रीम या नाइटमेयर दिखाया जा सकता था और इल्यूजन के दौरान मैं टारगेट से कई एक्शंस भी करवाने में सक्षम था। लेकिन इल्यूजन एक्टिवेट रहने तक मैं खुद कोई दूसरा एक्शन नहीं कर सकता था। स्किल डिस्क्रिप्शन पढ़ते ही मैं बेहद एक्साइटेड हो गया। ये प्रैक्टिकली डिवाइन स्किल थी। इससे न सिर्फ सर्वाइवल आसान हो जाता, बल्कि इम्पॉसिबल सिचुएशंस भी रिवर्स की जा सकती थी। जब ब्लैक बेयर और जायंट बोर ने देखा कि मैंने सारे फ्रूट्स खा लिए हैं, वे रेज से पागल हो गए। लेकिन वे सिर्फ पेपर टाइगर्स थे। उनमें मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं थी। उनकी कॉशियस आईज देखकर मुझे मौका मिल गया। अगले ही पल वे दोनों फिर इल्यूजन में फंस गए। मैं हंस पड़ा। इन इडियट्स पर ज्यादा स्पिरिचुअल पावर वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। जब मैंने इल्यूजन हटाया तो उनके चेहरों पर एक्सट्रीम टेरर साफ दिखाई दे रहा था। अपने शरीर पर कंट्रोल खोने का डर उन्हें जिंदगी भर नहीं भूलने वाला था। मैंने उन्हें इग्नोर किया और उस डेड मैन के बॉडी की तरफ बढ़ा। मेरा ध्यान पहले ही उसके मिस्टीरियस पेंडेंट पर जा चुका था। मैंने तुरंत उसे स्कैन किया। स्पिरिचुअल प्योरिटी पेंडेंट, एक डिफेक्टिव सिंगल यूज आइटम। यह लो लेवल स्पिरिचुअल अटैक्स को ऑटोमेटिकली डिस्पेल कर सकता था और वेरर की मेंटल क्लैरिटी बनाए रखता था। हर बार ओनर की रक्षा करने पर इसमें एक क्रैक आ जाती थी। जब क्रैक्स पूरे पेंडेंट को कवर कर लें तो यह साधारण जेड बन जाता था। डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद जायंट बोर धीरे धीरे पीछे हटने लगा, फिर अचानक पूरी स्पीड से भाग गया। जहां तक ब्लैक बेयर की बात थी, वह धड़ाम से मेरे सामने गिर पड़ा। फिर उसने सबमिशन दिखाने के लिए अपना पेट ऊपर कर दिया। मैं जोर से हंस पड़ा। फ्री सर्वेंट मिल रहा था तो मना क्यों करता। मैं सोच ही रहा था कि उससे कम्युनिकेट कैसे करूं। तभी ब्लैक बेयर ने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी नजर में मैं ऐसा टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस था जो उसे आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता था। अगर वह मेरे जैसे पावर हाउस के साथ जुड़ जाए तो शायद फ्यूचर में रिवेंज लेने का मौका भी मिल सकता था। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन चमकी। क्रिएटर वॉलंटरीली सबमिटिंग accepted servant, acceptance rewards plus एक 100 mental power. Additionally, servant will inherit partial abilities from master. नई स्किल एडेड, सोल मार्क। सोल मार्क लगाने के बाद सर्वेंट कभी भी अपने मास्टर को बिट्रे नहीं करेगा। इसके अलावा सर्वेंट मास्टर के आधे एट्रीब्यूट्स इनहेरिट कर सकता था, लेकिन सोल मार्क बेहद प्रेशियस था। पहली बार इस्तेमाल करने के लिए 100 मेंटल पावर चाहिए थी, दूसरी बार 1000, तीसरी बार 10,000। हर अगली सोल मार्क की कीमत कई गुना बढ़ जाती थी। सिस्टम ने खास वार्निंग दी, प्लीज यूज विद कॉशन। लेकिन मैंने ज्यादा देर नहीं सोची। मैंने सीधे जोंदा पर सोल मार्क लगा दिया। कुछ ही देर बाद मेरे दिमाग में एक भारी आवाज गूंजी, चीफ, मेरा नाम शोंडा है। आज से आप मेरे चीफ हैं। सिस्टम की वजह से हम दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के थॉट्स समझने लगे। रिकॉग्निशन मिलने के बाद शोंडा की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठी। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा, और ऊपर से उसका चीफ एक ऐसा टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस था जिसके पास मॉन्स्ट्रस पोटेंशियल था। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन चमकी। फर्स्ट स्पिरिचुअल सर्वेंट रिक्रूटेड, रिवॉर्ड प्लस 100 मेंटल पावर, स्किल अक्वायर्ड, ग्रेट बेयर स्ट्रेंथ। 1000 एनर्जी पॉइंट्स कंज्यूम करने पर यह स्किल एक्टिवेट होती थी। एक्टिवेट होने के बाद 10 मिनट तक स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाती थी। अगर इसे मैक्स लेवल तक अपग्रेड किया जाए तो एट्रीब्यूट्स 50 गुना तक एम्पलीफाई हो सकते थे, लेकिन रिवॉर्ड्स मिलने की खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। सिस्टम ने अचानक इमरजेंसी वार्निंग दे दी, करंट एट्रीब्यूट वैल्यू हैज एक्सीडेड फिजिकल लिमिट, बॉडी अनएबल टू सस्टेन करंट पावर फॉर मोर देन 30 मिनट्स, इमीडिएट ब्रेक थ्रू रिक्वायर्ड, फेलियर टू ब्रेक थ्रू में कॉज बॉडी कोलैप्स। पहली बार सिस्टम को इतना अर्जेंट देखकर मेरे अंदर भी पैनिक उठ गया। मैंने तुरंत हेवनली आई मैप एक्टिवेट की और ब्रेक थ्रू के लिए सूटेबल प्लेस खोजने लगा। लोकेशन मिलते ही मैं योंदा और युनरो को लेकर तेजी से एक केव की तरफ भागा। उन्हें एंट्रेंस गार्ड करने का आदेश देने के बाद मैं तुरंत ब्रेक थ्रू शुरू करने बैठ गया। मैंने आसपास की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करनी शुरू कर दी। 1 घंटा बाद मैं आखिरकार बीस्ट सोल्जर स्टेज तक पहुंच गया और यह मेरी पहली परफेक्ट प्रमोशन थी। मुझे एसएसएस रैंक ब्लड लाइन मिली, साथ ही एक नई स्किल भी, बर्निंग ब्लड। एसएसएस रैंक ब्लड लाइन मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्प्शन स्पीड को 520 गुना तक बढ़ा सकती थी, और बर्निंग ब्लड स्किल थोड़े समय के लिए मेरे सारे एट्रीब्यूट्स डबल कर देती थी। अगर स्किल मैक्स लेवल पर पहुंच जाए तो बूस्ट 520 गुना तक पहुंच सकता था। हालांकि ब्रेक थ्रू ने मुझे बहुत सारे रिवॉर्ड्स दिए थे, लेकिन एक बड़ी समस्या भी सामने आ गई। पहले एवोल्यूशन रेशियो 10:1 था, अब वह बढ़कर 50:1 हो चुका था, और हर बड़े स्टेज ब्रेक थ्रू के बाद ये रेशियो और बढ़ता। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं ब्रेक थ्रू से पहले कुछ एवोल्यूशन पॉइंट सेव कर लेता। ब्रेक थ्रू कंप्लीट होते ही मैंने ग्रेट बेयर योंदा को आसपास घूमने वाले क्रिमिनल्स खत्म करने का आदेश दिया। मेरे एट्रीब्यूट्स के बूस्ट की वजह से योंदा अब आसानी से उन्हें अनाहिलेट कर सकता था। जब मैं युनरो की फैमिली के पास लौटा तो युनरो एक्साइटमेंट में उछल पड़ी। उसने अभी अभी टेलीकिनेसिस अवेकन की थी। मेरे जाने के बाद कुछ स्ट्रे डॉग्स ने उनके फैमिली पर हमला कर दिया था। एगू और उसका बेटा डेस्परेटली फाइट कर रहे थे। उसी पैनिक में युनरो ने अननोइंगली ऑब्जेक्ट कंट्रोल एक्टिवेट कर दिया। आसपास पड़े स्टोन्स और ब्रांचेस हवा में उड़ने लगे और डॉग्स पर हमला करने लगे। ये देखकर मैं अंदर से बेहद खुश हुआ। मुझे सचमुच एक ट्रेजर मिल गया था। फ्यूचर में युनरो मेरी टॉप क्लास असिस्टेंट बन सकती थी। अगली सुबह मैं सबको लेकर माउंटेन से नीचे उतर आया। मैंने फैसला कर लिया था कि युनरो
को अपनी ह्यूमन रिप्रेजेंटेटिव बनाऊंगा, और अगर ऐसा था तो नेचुरली मुझे उसके लिए सेफ टेरिटरी भी बनानी थी। 2 हफ्ते बाद फायर स्टोन्स की मदद से मेरा स्टेज अपर बीस्ट सोल्जर तक पहुंच चुका था। वहीं श्योंडा भी बिगिनर बीस्ट सोल्जर बन गया था। ये अचीवमेंट्स उन 2000 से 3000 सर्वाइवर्स की वजह से थी जो हमारे सामने खड़े थे। वे आसपास के टाउन्स और विलेजेस के सर्वाइविंग ह्यूमंस थे। जब उन्होंने देखा कि यूनरो की फैमिली को जायंट स्नेक और ब्लैक बेयर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने भी हमारे साथ जुड़ने का फैसला कर लिया। पूरे रास्ते स्ट्रेंज बीस्ट्स लगातार हमला करती रहीं, लेकिन उन्हें मारकर मिलने वाला मीट पूरे ग्रुप को फीड करने के लिए काफी था। कुछ लोग 100 किलोमीटर दूर काउंटी हेडक्वार्टर्स तक पहुंचना चाहते थे, उम्मीद में कि वहां मिलिट्री प्रोटेक्शन मिलेगी। इन 2 हफ्तों में स्ट्रेंज बीस्ट्स की इंटेलिजेंस और भी बढ़ गई थी। अब वे रैंडम अटैक्स नहीं करती थी, वे ग्रुप्स बनाकर कोऑर्डिनेटेड एम्बुशेस करने लगी थी। इसी दौरान ह्यूमंस में भी कुछ अवेकेंड पीपल प्रकट हुए। मैंने उन्हें ग्रुप की आउटर डिफेंस पर तैनात कर दिया। जहां तक रियर गार्ड की बात थी, वह जिम्मेदारी मेरी, जोंदा और युनरो की थी। रास्ते में जोंदा अक्सर बिना पूछे बारबेक्यू खाने लगता था और लगभग हर समय युनरो के आसपास घूमता रहता। इतने बड़े ग्रुप की वजह से हम दिन में मुश्किल से 10 किलोमीटर ही ट्रैवल कर पाते थे, और खुले आसमान के नीचे हजारों लोगों को सुलाना भी बड़ी समस्या थी। उस रात हमने एक डिजर्टेड विलेज को रेस्टिंग पॉइंट चुना। जब ग्रुप अंदर जाने लगा, मैंने हेवनली आई मैप एक्टिवेट की। विलेज एंट्रेंस पर एक विशाल ब्लैक बुल और उसके साथी खड़े थे। उसके एक सींग पर तो एक इंसान की लाश तक टंगी हुई थी। मैं तुरंत समझ गया कि ये ऑर्डिनरी अवेकेंड सोल्जर्स के बस की बात नहीं थी। मैं तेजी से आगे बढ़ा। जैसे ही ब्लैक बुल चार्ज करने वाला था, कुछ फ्लाइंग नाइव्स उसके सामने जाकर धंस गए। जब से यूनरो ने टेलीकाइनेस अवेकन की थी, मैंने उसे सुपरमार्केट से किचन नाइव्स कलेक्ट करवाए थे। हमारे पास उसे धीरे धीरे ट्रेन करने का समय नहीं था, रियल कॉम्बैट ही उसे ग्रो कर सकता था। मैंने यूनरो से कहा, मास्टर आज ग्रिल्ड बीफ खाना चाहता है। बस इतना सुनते ही यूनरो एक्शन में आ गई। एक पल में आधा बुल हर्ड जमीन पर गिर चुका था। बुल लीडर पैनिक में मुड़ा और भागने लगा। मैंने श्योंदा और यूनरो को बाकी बुल संभालने का आदेश दिया और खुद लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़कर बुल लीडर को खत्म कर दिया। उस रात मैंने आखिरकार आराम से ग्रिल्ड बीफ एंजॉय किया। रॉ प्रे को जिंदा निगलने की तुलना में ये सिविलाइज्ड लाइफ कहीं ज्यादा कंफर्टेबल थी। खाने के बाद मैं श्योंदा और यूनरो को लेकर नाइट पेट्रोल पर निकल गया। साथ ही आगे का रास्ता भी स्काउट कर रहा था। अगर कोई डेंजर मिलता तो रास्ते में ही खत्म कर देते। मैं महसूस कर सकता था कि यूनरो जल्द पूरी तरह अवेकन होने वाली थी। मैं उसे सेफ्टी जोन की तरफ ले जाने की सोच ही रहा था कि अचानक बूम, दूर एक एक्सप्लोजन हुआ। मैं तुरंत फुल स्पीड से वहां भागा। बैटलफील्ड पर पहुंचकर मैंने देखा कुछ सोल्जर्स म्यूटेंट बोर्स के ग्रुप से लड़ रहे थे। ये वे सिविलियंस नहीं थे जिन्हें मैं प्रोटेक्ट कर रहा था। मैं ऑर्डिनरी ह्यूमंस को इंटिमिडेट कर सकता था, लेकिन आर्मी अलग चीज थी। अगर गन फाइट शुरू हो जाती तो मुझे भी यकीन नहीं था कि मैं हैवी फायर आर्म्स सर्वाइव कर पाऊंगा, और अगर अभी मदद कर भी दूं तो कौन जानता था फ्यूचर में वही लोग मेरे खिलाफ न हो जाए। आखिर इंसान अलग बींग्स के साथ 2 ही तरीके अपनाते हैं, या तो वर्सशिप और सबमिशन, या फिर कैप्चर और डिसेक्शन। लेकिन आखिरकार मेरी ह्यूमन साइड जीत गई। पहले उन्हें बचाते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। अगर सिचुएशन खराब हुई तो मैं श्योंदा के साथ चला जाऊंगा। अगर मैं सच में जाना चाहूं तो कोई मुझे रोक नहीं सकता था। जल्द ही हम तीनों बैटलफील्ड के पीछे पहुंच गए। एक जायंट स्नेक, एक ह्यूज ब्लैक बेयर और एक लड़की। ये स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन देखते ही पूरा बैटलफील्ड फ्रीज हो गया। दूर बिनोकुलर्स पकड़े कमांडर भी स्टन्ड रह गया। मैंने श्योंदा से कहा, 2 बड़े वाले मैं संभालता हूं, बाकी तुम लोग देख लो। इतना कहकर मैं लाइटनिंग स्पीड से म्यूटेंट बोर लीडर तक पहुंच गया। मेंटल मैनिपुलेशन एक्टिवेट होते ही दोनों बोर किंग्स एक दूसरे पर टूट पड़े। उसी मौके का फायदा उठाकर मैंने दोनों में मैसिव वेनम इंजेक्ट कर दिया। चौंदा सीधे एनिमी फॉर्मेशन में घुस गया और बोर्स को मैसेकर करने लगा। बाकी बची म्यूटेंट बीस्ट्स यूनरो के फ्लाइंग नाइव्स से एक एक करके कटती चली गई। कुछ ही मिनटों में पूरा म्यूटेंट बिहार आर्मी खत्म हो चुका था। यह दृश्य देखकर सामने खड़ी मिलिट्री पूरी तरह डम्फाउंडेड रह गई। मैंने यूनरो को आगे भेजा ताकि वह सोल्जर से कम्युनिकेट कर सके। बातचीत से पता चला कि उनकी मिशन नियर बाय सर्वाइवर्स को रेस्क्यू करना था, लेकिन अर्थक्वेक की वजह से रोड्स और माउंटेन्स बुरी तरह टूट चुके थे। उन्हें लाइट इक्विपमेंट के साथ डेंजरस रूट लेना पड़ा और रास्ते में काउंटलेस म्यूटेटेड पिग्स ने उनकी प्रोग्रेस रोक दी थी। जब उन्हें पता चला कि जायंट स्नेक वास्तव में यूनरो का मास्टर है, तो वे और भी शॉक्ड हो गए। उनके लिए सबसे अनबिलीवेबल बात यह थी कि मैं और श्योंदा ह्यूमंस की प्रोटेक्शन कर रहे थे। कमांडर शॉकिंग ने तुरंत फैसला किया, जब तक ये ह्यूमैनिटी के साइड पर है, ये हमारे एलाइज हैं। जब रेफ्यूजीज को मिलिट्री कैंप में पहुंचाया गया तो काउंटलेस सर्वाइवर्स रो पड़े। उन्हें आखिर यकीन हो गया कि ड्रैगन कंट्री ने उन्हें अबैंडन नहीं किया। ये देखकर मुझे लगा, अब मेरे जाने का समय आ गया है। शाओ किंग ने भी फैसला किया कि वह मेरे और ज्योंदा के बारे में हाई कमांड को रिपोर्ट करेगा। वह अच्छी तरह जानता था, अगर जायंट स्नेक और ब्लैक बेयर को एलाई नहीं बनाया जा सकता तो कम से कम उन्हें एनिमी भी नहीं बनने देना चाहिए। उसी रात यूनरो भी एक डीप अवेकनिंग स्टेट में चली गई। आधा महीना बाद मैं यूनरो और सियोंदा को एक विशाल नदी के किनारे लेकर पहुंचा। यहीं सियोंदा की मदर मारी गई थी। तब वह छोटा था और रिवेंज लेने में असमर्थ। तभी से वह हेट्रेड लेकर भटकता रहा था। मैंने थर्ड आई रडार एक्टिवेट किया। जल्द ही एक ब्लू डॉट दिखाई दिया। करीब जाकर देखने पर पता चला वह 10 मीटर लंबा जायंट क्रोकोडाइल था। सिस्टम डेटा के अनुसार वह प्राइमरी कमांडर स्टेज में था। उसकी डिफेंस और स्ट्रेंथ दोनों टेरिफाइंग थी, लेकिन पिछले आधे महीने में मैंने 850 इवोल्यूशन पॉइंट्स जमा कर लिए थे। मैं कभी भी नेक्स्ट ब्रेक थ्रू कर सकता था, और एक बार कमांडर स्टेज तक पहुंच गया तो ये एंशिएंट क्रोकोडाइल मेरे सामने कुछ भी नहीं होता। जोंदा और यूनरो भी मेरे सीरियस एक्सप्रेशन को समझ गए। मैंने शोंडा की तरफ देखा। आज रात मैं ब्रेक थ्रू करूंगा, उसके बाद उसे मारना बच्चों का खेल होगा। जोंदा एक्साइटेड होकर बोला, चीफ आप निश्चिंत होकर ब्रेक थ्रू कीजिए। जो भी डिस्टर्ब करने आएगा उसे पहले मेरी लाश पार करनी होगी। उस रात हमने एक अबैंडन्ड विलेज में शेल्टर लिया। आसपास की म्यूटेटेड फिश साफ करने के बाद मैं एक पुराने घर के अंदर चला गया। उसी समय सिस्टम फिर सामने आया। नेक्स्ट ब्रेक थ्रू रिक्वायर्स 2 घंटे। विल एब्सॉर्ब मैसिव स्पिरिचुअल एनर्जी विद इन 10,000 मीटर रेडियस। प्रोसेस विल प्यूरिफाई एंड रिकंस्ट्रक्ट बॉडी। मैंने बिना हिचकिचाए
ब्रेक थ्रू शुरू कर दिया। मैंने तुरंत ब्रेक थ्रू शुरू कर दिया। जैसे ही आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी तरफ कन्वर्ज होने लगी, स्योंदा और यूनू दोनों पूरी तरह अलर्ट हो गए। समय धीरे धीरे बीतने लगा। जो विलेज पहले पूरी तरह खाली था, वहां धीरे धीरे म्यूटेटेड क्रीचर्स दिखाई देने लगी। वे सब इस विशाल एनर्जी फ्लक्चुएशन से अट्रैक्ट होकर आ रही थी। मेरी मेंटल प्रेशर महसूस करते ही कई लो लेवल बीस्ट्स डरकर पीछे हट गईं, लेकिन कुछ सोल्जर लेवल बीस्ट्स अभी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वे इंस्टिंक्टिवली समझ चुकी थी कि यहाँ एक नया किंग जन्म लेने वाला है, लेकिन कोई भी आसानी से रिट्रीट नहीं करना चाहती थी। आखिर हाई लेवल बीस्ट का फ्लैश और ब्लड उनके लिए अल्टीमेट डेलिकेसी था। अगर वे मुझे ब्रेक थ्रू के दौरान मार देती तो शायद वहीं तुरंत इवॉल्व भी हो सकती थी। अगर मेरा ब्रेक थ्रू फेल हो जाता तो उनके पास मुझे खत्म करने का मौका था। मैंने अपनी कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा बाहर की सिचुएशन ऑब्जर्व करने के लिए छोड़ रखा था। इस ब्रेक थ्रू ने बहुत सारे टेरिफाइंग क्रीचर्स अट्रैक्ट कर लिए थे और मेरे दिल में एक अजीब बेचैनी लगातार बढ़ रही थी। हालांकि मैप अभी तक कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं दिखा रहा था, फिर भी वह क्राइसिस फीलिंग गायब नहीं हो रही थी। 1.5 घंटे बाद मैप पर अचानक एक ब्लू आइलैंड जैसा सिग्नल दिखाई दिया, एंशिएंट लैंड क्रोकोडाइल। शिकार करते समय उसने स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस की और पूरी स्पीड से यहां दौड़ पड़ा। मेरी टेरिफाइंग मेंटल प्रेशर महसूस करते ही उसके इंस्टिंक्ट्स ने वार्निंग दी, डेंजर अहेड, रिट्रीट इमीडिएटली। लेकिन उसी समय उसे यह भी समझ आ गया, अगर उसने अभी इंटरफेयर नहीं किया और दूसरा किंग सक्सेसफुली इवॉल्व हो गया तो इस टेरिटरी में उसके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। एक टेरिटरी में दो किंग्स नहीं रह सकते। ये मेरा टेरिटरी है, मैं किसी दूसरे रूलर को टॉलरेट नहीं करूंगा। जब चौंदा और यूनू ने उस जायंट क्रोकोडाइल को देखा तो दोनों अंदर तक हिल गए। उसकी प्रेशर बेहद हॉरिफाइंग थी। मैं भीतर ही भीतर बेचैन हो उठा। जल्दी करो, जल्दी, बस थोड़ा और। श्योंदा और यूनू जानते थे वे इस एंशिएंट मॉन्स्टर को रोक नहीं सकते। अगर वे सीधे भिड़ते तो ये सिर्फ सुसाइड होता। ब्लैक बेयर और टू हॉर्न बीस्ट यूनू को सामने देखकर एंशिएंट क्रोकोडाइल की आंखों में कंटेम्प्ट चमक उठा। उसके लिए वे दोनों सिर्फ छोटे इंसेक्ट्स थे। श्योंदा दांत भींचकर जायंट क्रोकोडाइल को घूरता रहा। वह लापरवाही से अटैक करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यूनू ने खुद को काम रहने पर मजबूर किया। उसके फ्लाइंग नाइफ्स उसके आसपास घूम रहे थे। एंशिएंट क्रोकोडाइल समझ चुका था कि उसे जल्दी करना होगा। अगर देर हुई तो सिचुएशन उसके खिलाफ जा सकती थी। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट चमक उठा और अगले ही पल वह सीधे श्योंदा पर टूट पड़ा। श्योंदा पूरी ताकत से भिड़ गया। पीछे यूनू लगातार हर एंगल से फ्लाइंग नाइव्स लॉन्च कर रही थी, लेकिन हर बार ज्योंदा जायंट क्रोकोडाइल द्वारा पीछे फेंक दिया जाता। यूनू के नाइव्स भी उसकी टफ स्किल्स पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे थे, बल्कि कई ब्लेड्स तो टूट तक गईं। एंशिएंट क्रोकोडाइल पूरी तरह फ्यूरियस हो चुका था। उसकी नजर में यह स्टूपिड बियर मौत से बिल्कुल नहीं डर रहा था। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वह बार बार उस पर चार्ज कर रहा था और दूसरी तरफ यूनू के नाइव्स हर ब्लाइंड स्पॉट से हमला कर रहे थे। हर बार जब एंशिएंट क्रोकोडाइल यूनू को पहले मारने की कोशिश करता, ज्योंदा पागलों की तरह उसके सामने कूद पड़ता। मैं ब्रेक थ्रू के भीतर से यह सब देख रहा था। अपने स्वॉर्न ब्रदर और अप्रेंटिस को बार बार मौत के करीब जाते देख मेरा दिल एक्सट्रीम टेंशन में था। आखिर जब ज्योंदा और यूनू लगभग लिमिट पर पहुंच गए, मैंने अंतिम स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली। ब्रेक थ्रू कंप्लीट। मैंने तुरंत बचे हुए सारे एवोल्यूशन पॉइंट स्ट्रेंथ में डाल दिए और अगले ही पल मैं घर के अंदर से विस्फोट की तरह बाहर निकला। मेरी टेरिफाइंग ऑरा महसूस करते ही एंशिएंट क्रोकोडाइल तुरंत भागने के लिए मुड़ा, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाया। मैं लाइटनिंग स्पीड से उसके ऊपर पहुंचा और सीधा उसे काट लिया। मैंने उसके शरीर में मैसिव वेनम इंजेक्ट कर दिया। हालांकि यह वेनम इंस्टेंटली लीथल नहीं था, लेकिन उसकी मूवमेंट सिवियरली क्रिपल कर सकता था। मेरी मैक्स्ड आउट स्ट्रेंथ ने जायंट क्रोकोडाइल को सांस तक लेने नहीं दी। उसने डेस्परेटली स्ट्रगल किया, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे नम होने लगा। आसपास शैडो में छिपी स्ट्रेंज बीस्ट्स ये सीन देखकर डर गईं। उन्होंने तुरंत रिट्रीट करना बेहतर समझा। समय बीतता गया। एंशिएंट क्रोकोडाइल की रेजिस्टेंस कमजोर होती गई। आखिरकार वह पूरी तरह ठंडा पड़ गया। मैंने सीधे उसकी कॉर्प्स को सिस्टम स्पेस में स्टोर कर दिया। इस बैटल के बाद श्योंडा बुरी तरह घायल था। वह लगभग चल भी नहीं पा रहा था। यूनो की हालत कंपैरेटिवली बेहतर थी। उसने सिर्फ अपनी मेंटल पावर ओवर यूज कर दी थी। मैंने यूनो को श्योंडा की देखभाल करने के लिए कहा और खुद पूरी रात आसपास छिपी मलिशियस बीस्ट्स को हंट करता रहा। वापस आने के बाद मैंने दोनों को स्पिरिचुअल टेक्निक्स और कल्टीवेशन फॉर्मूला सिखाई और रिकवरी के दौरान उन्हें इंटेंसिव ट्रेनिंग करने को मजबूर किया। मुझे नहीं पता था कि वे नेचुरली टैलेंटेड थे या सिस्टम का इफेक्ट था, लेकिन सिर्फ एक दिन के अंदर दोनों सही कल्टीवेशन पाथ पर आ गए। कुछ दिन बीते। ज्योंदा और यूनरू की इंजरीज लगभग हील हो चुकी थी, लेकिन लौटते समय मुझे अनएक्सपेक्टेडली फिर इंसानों का एक ग्रुप दिखाई दिया और वे पहले की तरह फिर डेंजर में थे। करीब 10 स्विफ्ट विंड वुल्व्स ने शाओ किंग और उसके साथियों को घेर रखा था। दूर से ऑब्जर्व करते हुए मैंने देखा उनमें से कई लोग अब अवेकेंड वॉरियर्स बन चुके थे। सिर्फ 20 दिनों में शाओ किंग खुद सुप्रीम वॉरियर रैंक तक पहुंच गया था। उसका लक्ष्य साफ था, पैक को हराना है तो वुल्फ किंग को पहले मारना होगा। लेकिन सिर्फ 4 अवेकेंड फाइटर्स के साथ हम वुल्फ पैक को ब्रेक करना लगभग इम्पॉसिबल था। मैंने देखा शाओ किंग एक वुल्फ पर ब्लेड गिरा रहा था। मैंने तुरंत ज्योंदा और युनरू को सिग्नल दिया, चलो। हम लाइटनिंग स्पीड से बैटलफील्ड में पहुंचे। हमें देखते ही शाओ किंग और उसके साथियों के चेहरों पर रिलीफ छा गया। इन एक्सोटिक बीस्ट्स के सामने ज्योंदा बिना हेजिटेशन के चार्ज कर गया। जहां तक वुल्फ किंग की बात थी, वह सिर्फ बीस्ट सोल्जर लेवल पर था। मैंने उसे एक ही अटैक में खत्म कर दिया। शाओ किंग अस्त व्यस्त हालत में बोला, आप तीनों का धन्यवाद। अगर आप नहीं आते तो हम आज मर चुके होते। थोड़ी बातचीत के बाद मुझे पता चला कि वे यहाँ क्यों आए थे। ग्रेट अर्थक्वेक के बाद माउंटेन्स और रिवर्स की ज्योग्राफी पूरी तरह बदल गई थी। कई मिस्टीरियस प्लेसेस अचानक प्रकट हो गए थे। हाल ही में एक रेफ्यूजी गलती से एक केव में गिर गया था। बाकी लोगों ने उसे काफी खोजा, लेकिन कुछ नहीं मिला। वे मजबूरी में सेफ्टी जोन लौट गए, लेकिन कुछ दिन बाद वह आदमी खुद वापस आया और उसकी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ चुकी थी। 10 ऑर्डिनरी सोल्जर्स भी उसे रोक नहीं सकते थे। उसने बताया उस केव में उसने एक स्ट्रेंज फ्रूट खाया था। फ्रूट खाने के बाद उसे अनअबेयरेबल पेन हुआ और वह बेहोश हो गया। जब वह जागा तो उसके पास अनइमेजिनेबल पावर थी। उसी शक्ति के सहारे वह सेफ्टी जोन तक वापस पहुंचा।
बाद में हाई कमांड ने ऐसे मिस्टीरियस प्लेसेस को नाम दिया एंशिएंट रूइंस। ये रूइंस जैसे अचानक दुनिया में उभर रही थी और उनमें मिलने वाले अपॉर्चुनिटीज चाहे ह्यूमंस हो या एक्सोटिक बीस्ट्स दोनों के लिए प्राइसलेस थे। शाओ किंग और उसकी टीम भी ऐसी ही एक एंशिएंट रूइन एक्सप्लोर करने आए थे, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली स्विफ्ट विंड वुल्व्स उनसे पहले वहां पहुंच गए और वे लगभग अपनी जान गंवा चुके थे। ये सब बताने के बाद शाओ किंग ने गंभीर एक्सप्रेशन के साथ हमें इनवाइट किया, क्या आप हमारे साथ एंशिएंट रूइन एक्सप्लोर करेंगे? हम तो आउटर एरिया में ही मरते मरते बचे हैं, कौन जानता है अंदर क्या हॉर्सेस छिपे हों। अगर ग्रेट स्नेक हमारे साथ हो तो हमारी सर्वाइवल रेट कई गुना बढ़ जाएगी।